कुछ लोग होते हैं किताब लेके 10 घंटे बैठे रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे 4 ही 5 घंटे। पढ़ने बैठते हैं तो पूरा फोकस पढ़ाई पे करिए, वरना आप अगर वहां से नहीं मन कर रहा है या नहीं पढ़ रहे हैं, इसी टाइम पे पढ़ना है, उस टाइम पे अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो हमारा आगे का सारा शेड्यूल खराब हो जाता है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आज हम आए हैं गोपालपुर में और अभी हमारे साथ एक एस्पायरेंस मौजूद है जो कि यूपी से है और यहाँ गोपालपुर में 2-4 सालों से रह रहा है। इनका बीटेक कंप्लीट हुआ है। बीटेक करने के बाद इन्होंने जियो रिलायंस में जॉब भी किए थे 1-1.5 साल। उसके बाद वो दिल्ली के मुखर्जी नगर के पास यहाँ गोपालपुर में रह रहे हैं और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन्होंने क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि यूपीएसआई, एनटीपीसी, यूपी पैट, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग का भी एग्जाम, यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो चलिए हम इनसे ही जानते हैं इनका क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे वो इतने टाइम तक पेशेंस रखा है, क्या इनका मोटिवेशन सोर्स है, कैसे इनको इंस्पायरेशन मिली है और अभी तक ये किस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या टाइम टेबल है इनका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी भैया, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम अनुराग राव है, मैं यूपी के कुशीनगर से रहने वाला हूँ। अच्छा, आप ये बताइए आप कब से मतलब कॉम्पिटिटिव इस फील्ड में आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन लगे? मैं सितंबर 2018 से यहाँ मुखर्जी नगर में आया हूँ और अप्रैल 2019 से यहाँ गोपालपुर में हूँ। अच्छा, तो आपने शुरुआत में कौन से एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, क्योंकि आपने 2-3 एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर चुके हैं? देखिए, स्टार्टिंग मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम से किया था, क्योंकि मेरा गोल यही था कि जल्दी से जल्दी कोई एग्ज़ाम क्लियर हो और जॉब ले लें। हाँ। और इसलिए बैंकिंग का एग्ज़ाम थोड़ा बहुत फास्ट होता है, तेज़ी से ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाती है, तो मैंने स्टार्टिंग बैंकिंग से किया था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, ये मेरा इंटरेस्ट का एरिया नहीं है और कुछ दिन लगभग मैंने काफ़ी टाइम उसको दे दिया था, फिर मैंने वो सेक्टर छोड़ दिया। फिर मैं साथ में सीजल का तैयारी शुरू किया था। सीजल में अभी शुरू ही किया था, उस समय फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मेरे मार्क्स कुछ नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया था, सीजीएल में नहीं हो पाया। अच्छा। फिर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने काफ़ी तैयारी की और लेकिन उसी के साथ मेरा यूपी पीईटी एग्ज़ाम जो था, हाँ यूपी वो दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन क्लैश कर गया, जिससे अब उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा था यूपी पीईटी में, तो मैंने सीजल को ड्रॉप किया और पीईटी को दिया था और अच्छा। पीईटी में भी मेरा 99.48 परसेंटाइल है। उसमें आपको सिलेक्शन हो गया था क्या? हाँ, उसमें हो गया है। उसमें एक्चुअली क्वालिफाइंग था, लेकिन मेरा मार्क्स अच्छा था तो परसेंटाइल काफ़ी अच्छा है मेरा। अच्छा, तो इसके बाद भी आपने एसएससी सीजीएल का भी प्रिपरेशन किया है ना? तो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन आप कितने दिन किया? एसएससी सीजीएल का भी मैंने लगभग 5-6 महीने किया था। फिर उसके बाद से बाकी पैरेलल में मैं यूपी स्टेट के भी एग्जाम देता रहता हूँ। तो मैंने यूपी एएसआई दिया था, उसमें मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स है और उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। टाइपिंग उसका अभी रिजल्ट फाइनल बाकी है, लेकिन पिछले साल के कट ऑफ से मेरा लगभग 50 से ज़्यादा नंबर अधिक है, तो उम्मीद करते हैं रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। और उसके बाद टाइपिंग स्टेज उसका बाकी है और साथ ही अभी रेलवे का एनटीपीसी फेज 2 का जो अभी संभवतः अप्रैल में होगा, तो उसकी तैयारी चल रही है। अच्छा, तो आपने अभी आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? अभी मेरा 2 एग्जाम पे टारगेट है, एक एनटीपीसी सेकंड फेज का, हाँ, और दूसरा यूपी एएसआई का टाइपिंग भी साथ में कर रहा हूँ, टाइम निकाल के आधा 1 घंटे। अच्छा, ओके भैया, आपने इतने सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन किए हैं, तो इसका क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे मैनेज करना चाहिए? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एक ही एग्जाम को निकाल नहीं सकते, एक ही एग्जाम में बहुत टाइम लग जाते हैं ना, पेशेंस नहीं रख पाते। तो आप इतने सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कैसे किए, क्या स्ट्रेटेजी है आपका? देखिए, बहुत सारे लगभग सारे एग्जाम इंटर रिलेटेड हैं और हमारा पहली बात तो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में हैं, तो अगर हम यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हमें कई सारे एग्जामों को पैरेलल लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं अभी का जो करंट सिनेरियो है, इसमें कोई एग्जाम हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है या फिर इतना लंबा खींच जा रहा है कि आप एक एग्जाम को टारगेट बना के तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेहनत करने के बावजूद भी पिछड़ जाएंगे।
Right. कहीं ना कहीं पैरेलल में आपको कई सारे एग्जाम को देना होगा। जैसे मैं यूपीएसआई की बात करूं तो मुझे मैथ भी था, रीजनिंग भी था, जीएस भी था। सेम चीज मेरा एनटीपीसी में था, मैथ था, रीजनिंग था, जीएस था। तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंप्यूटर पूछ लिया था एएसआई में, और हिंदी पूछ लिया था, तो मैंने साइड में थोड़ा सा उसको किनारे पढ़ लिया। और बाकी 80% से है। हाँ, लगभग लगभग सेम होता है, और अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें हो जाती हैं। जी, तो आपका टाइम टेबल क्या है? आप कैसे मतलब अपने जो भी दिनचर्या का काम है वो कैसे मैनेज करते हो? टाइम टेबल तो देखिए हाँ। सबका अलग अलग होता है। कोई लेट नाइट तक पढ़ता है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है अर्ली मॉर्निंग। हाँ। तो मेरा थोड़ा सा मैं लेट तक जगता हूँ, 2-3 बजे तक, और सुबह थोड़ा मुझे देर हो जाता है जगने में, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं कभी कभी। अच्छा। तो लेकिन फिर है कि यही है कि माइंड फ्रेश रहता है, ये टाइम मुझे सूट करता है, तो बाकी चीजें उस हिसाब से मैं मैनेज कर लेता हूँ। दिन में अपना पढ़ाई वढ़ाई चलता रहता है। कोई एक फिक्स नहीं बनाया हूँ कि नहीं इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे नहीं पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि हम दिमाग में बैठा रहते हैं इसी टाइम पे पढ़ना है, उस टाइम पे अगर डिस्टरबेंस हो गया तो हमारा आगे का सारा शेड्यूल खराब हो जाता है। हाँ। तो हमने क्या किया है कि जब मूड फ्रेश रहे, जब मन करे पढ़ने का, उस टाइम पे बैठ जाइए पढ़ने के लिए, और जब तक मन करे लगातार पढ़िए। फिर उसके बाद जाइए घूमिए टहलिए, बाकी सब चीज़ें भी जरूरी हैं। हाँ, राइट। बाकी ये बताइए, जो भी स्टूडेंट्स 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको कैसे मतलब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या फिर कौन से एग्जाम में फोकस करें? देखिए अभी बहुत सारे एग्जाम तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ। आपको ये भी देखना होगा कौन सा एग्जाम जल्दी हो रहा है, किसमें वैकेंसी अच्छी आ रही है। अभी करंट सिनेरियो में देखें तो टीचिंग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, और मैं देखा बहुत नॉर्मल बच्चे भी सिलेक्ट हो गए। हम लोग के कंपैरिजन में मैं देखा काफ़ी मतलब जो लो लेवल के लड़के थे जिनका उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन वो टीचिंग लाइन में सेलेक्ट हो गए, क्योंकि उनको फॉर्चुनेट कहिए या जो भी, क्योंकि वैकेंसी अच्छी आई और सेलेक्ट हो गए। हम लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद भी कहीं न कहीं अभी फाइनल सिलेक्शन से दूर हैं। तो उन बच्चों को ये सुझाव दूंगा कि आप आने वाले समय में केवल ये ना देखिए कि हमें क्या चाहिए, इस बात पे भी फोकस करिए कि कौन सा एग्ज़ाम टाइमली हो सकता है, और कौन सा एग्ज़ाम में ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इस हिसाब से भी तैयारी करिए। अच्छा, आप एक बीटेक इंजीनियर हो, ठीक है, आप 1-1.5 साल जॉब भी किए थे, उसमें बीटेक में काफ़ी स्कोप भी है, लेकिन उस फील्ड को आपने छोड़ के फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लाइन में क्यों आया? देखिए पहली बात तो बीटेक का ये है कि एक फेज चल रहा है, जैसे हर आदमी को क्या चीज सूट करता है मैं पहले ही बोल चुका हूँ। हाँ, तो मुझे क्या है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं पसंद है कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। तो मुझे एक मतलब सुटेबल जॉब ऐसा चाहिए कि जिससे कि हम एक फिक्स टाइमिंग में जॉब कर रहे हैं, फैमिली है या हमारे बहुत सारे हॉबीज हैं, तो उनको मैं फॉलो कर सकूं। तो इसलिए मैंने वहाँ से विड्रा किया। शायद कि अगर हालांकि मैं करता तो पैकेज अच्छा हो जाता, लेकिन फिर भी हमें लगा कि अपनी अपनी पसंद है कि आप पैसे को तरजीह दे रहे हैं या फिर अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बैलेंस को। राइट। तो भैया प्रिपरेशन में लगभग कितना टाइम देना चाहिए? लाइब्रेरी के लिए कितने टाइम रखना चाहिए, और रूम पे कितने टाइम पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी कितने करना चाहिए, और कैसे मैनेज करें अपने पढ़ाई को न्यू स्टूडेंट्स? देखिए ये बहुत ही पर्सनल सवाल होता है, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है और आपका कितने टाइम में एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हीं चीज़ों को 10 या 12 घंटा पढ़ के एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं 4-5 घंटे में भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये आपको, और इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और जैसे कुछ लोग होते हैं किताब लेके 10 घंटे बैठे रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे 4 ही 5 घंटे। तो मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का हूँ। मुझे लगता है कि अगर पढ़ने बैठते हैं तो पूरा फोकस पढ़ाई पे करिए, वरना आप अगर वहाँ से नहीं मन कर रहा है या नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ाई से थोड़ा दूर रहिए। क्योंकि माइंड देखिए सब कुछ चाहिए होता है दिमाग को। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एकदम फोकस होकर पढ़ाई करिए। और मेरे ख्याल से अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो 6 से 7 घंटे मोर देन एनफ है किसी भी एग्जाम से। 6 से 7 घंटे 6 से 7 घंटे एनफ है। ये है कि आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं, ये नहीं कि अब 2 दिन पढ़ रहे हैं 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। अगर रेगुलर आप 6-7 घंटे पढ़ते हैं तो ये सफिशियंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। बाकी बहुत सारे लड़के होते हैं 4-5 घंटे में भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन 6-7 घंटे अमूमन करना ही चाहिए। बस एंडिंग जी की तरफ भैया। ले जाओ।
तो भैया आप 3-4 सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, 2-4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकल भी चुके हो, तो आप इस वीडियो के अंत में उस स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहोगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो अभी बिगिनर है? जो बिगिनर हैं उनको मैं ये सुझाव दूंगा कि आप आइए, तैयारी करिए, और तैयारी के साथ ही सबसे बड़ी बात है, मैंने भी जिस चीज़ को फेस किया है आपको भी मैं सुझाव दूंगा कि एक पैरेलल में एक अपना इनकम का सोर्स भी जनरेट करिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको भी पता है कि इतना जल्दी ही अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका सही नहीं है तो सबसे बड़ा एक चैलेंज आपके लिए ये भी होता है कि आप अपने खर्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं। खर्चे कम से कम करिए और एक पैरेलल में इनकम सोर्स खड़ा करिए, ताकि भले वो ट्यूशन हो या छोटा मोटा कोई भी 4-5 घंटे की जॉब हो, आप उसको करिए, ताकि उसके साथ पढ़ाई भी मैनेज हो जाए और आपके ऊपर फाइनेंशियल और फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। जी जी बिल्कुल। ओके भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका इस बारी एग्जाम्स क्लियर हो जाए। शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही देखते रहिए क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।